चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उपचुनाव की जंग में और लगातार महा कवरेज जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं और तीनों सीटों पर क्या कुछ समीकरण रहा, कहां तस्वीर साफ हुई, ये लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें कि सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की जीत हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल को उन्होंने शिकस्त दी है। 3 उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस के पास पहले भी 2 सीटें थी, उन 2 सीटों को बचाने में कांग्रेस कामयाब हो गई। बीजेपी 1 सीट पर पहले से काबिज थी, तो वो 1 सीट बीजेपी के खाते में। तो लगभग तस्वीर स्पष्ट, 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में है। और लगभग तमाम तस्वीरें जो हैं शुरुआत से ही वहां पर स्थितियां साफ थी और जो बढ़त के आधार पर ही ये लगने लगा था कि नतीजे यही होंगे, औपचारिकताएं बाकी थी, अब वो औपचारिकताएं पूरी हो गई। जी चलिए, तमाम गेस्ट फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं, अनीता बदेल जी बीजेपी नेता हैं और त्रिभुवन रंगा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता सुजानगढ़ से। चलिए सुबोध जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम बहुत देर से आप बने हुए हैं और लगातार बातें भी आपने सुनी होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे। शुरुआती दौर से ही जिस प्रकार से अनुमान ये जताया जा रहा था, क्योंकि तीनों सीटों के आंकलन की हम बात करें तो शुरुआती दौर से ये माना जा रहा था कि जो 2 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास वापस जाएंगी और जो राजसमंद की सीट है वो बीजेपी के पास वापस आएगी, और हुआ भी यही। क्या कुछ लगता है कैसे आखिरकार, क्योंकि एक तरफ तो जब आरएलपी भी मैदान में उतरी तो माना यह जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, कितना असर फिलहाल आरएलपी का देखने को मिला है इन तीनों ही सीट पर? देखिए, आरएलपी ने तो 1 सीट के ऊपर जरूर अफेक्ट दिखाया है, बाकी 2 पे तो उपस्थिति मात्र ही हुई है दर्ज, इसलिए आरएलपी वाला फैक्टर इतना बड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस को 2 सीटों के ऊपर बम्पर जीत मिली है और राजसमंद में उनका वोट प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ के आया है, तो ये उनके लिए सुकून की बात है। इसीलिए खाचरियावास साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगले जो है विधानसभा चुनाव में गहलोत साहब के नेतृत्व में वो फिर आएंगे सत्ता में। जी। तो सुबोध जी ब्रेक पर जाने से पहले जो है होंगे कहना और ये दावा था कि सिंपैथी वोट आने थे इस बार तीनों सीटों पर, स्थितियां वैसे ही थी और खाचरियावास साहब भी इस बात पर सहमत नजर आ रहे थे। आपको क्या लगता है कि वाकई जो है ये सिंपैथी इलेक्शन था या फिर मुद्दे थे ऐसे जिसने असर दिखाया है? जैसे कांग्रेस का दावा है कि कामकाज पर मुहर लगी अशोक गहलोत सरकार की और दूसरी तरफ अनीता बदेल के अपने कुछ दावे हैं, तो क्या लगता है इतना आसान था ये चुनाव? देखिए, सहानुभूति फैक्टर सबसे ऊपर है। हाँ। गहलोत सरकार के कामकाज और स्थानीय मुद्दे ये सब उसके बाद की है चीजें। मेरी दृष्टि से तो ये टोटली सहानुभूति वाला मुद्दा सबसे टॉप पे रहा। उसके बाद जो है गहलोत साहब का जो था कोरोना में मैनेजमेंट उनका अच्छा रहा, पब्लिक ने उसको सराहा है। और राजसमंद में जो है दावा था कांग्रेस का कि हम तीनों ही सीट पे आएंगे, लेकिन शुरू से ये था कि जो 2 सीट कांग्रेस की है वो उनके हाथ में और एक जो है मतलब कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। ये जो नतीजे हैं ये बिल्कुल प्रत्याशित नतीजे हैं, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित एक विशेषज्ञ के तौर पर आप नहीं देख पा रहे। जी नहीं, अप्रत्याशित नहीं है कुछ भी इसमें। लेकिन सुबोध जी देखिए, सहानुभूति कार्ड तो यहाँ पर खेला गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। शुरुआती दौर में अगर टिकट की बंटवारों से लेकर अब तक की हम बात करें तो शुरुआती दौर से वही चीज़ देखने को मिल रही है। राजसमंद में सीटों में थोड़ा बहुत हेरफेर यहाँ पर देखा गया है बीजेपी की सीटों में। क्या कुछ लगता है कि बीजेपी वहाँ पर पूर्ण रूप से अपना सहानुभूति कार्ड खेलने में कामयाब नहीं हो पाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सहानुभूति कार्ड तो खेला है, लेकिन जो धड़े जो किरण जी के रहते हुए राजसमंद में भाजपा में एकजुटता जो दिखती थी, वो उनके जाने के बाद एकजुटता में कमी आई है। दूसरी बात, वसुंधरा राजे का इन उपचुनाव से टोटल दूर रहना, ये भी एक बीजेपी के लिए बड़ा कारण है। जी
ठीक है, ये आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ी है। मैं चाहूंगा अनीता जी के पास एक बार चलते हैं। अनीता जी, आप लोग भले इस बात से इनकार करें, लेकिन वसुंधरा राजे का कहीं ना कहीं दूर हो जाना या इन चुनावों में बहुत ज्यादा उनकी रुचि ना होना, ये आपको खलता नहीं है इस बात को लेकर नतीजों को देखने के बाद? देखिए, वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पिछले दिनों उनकी बहू बीमार थी, भर्ती थी हॉस्पिटल में, और उसके बाद में जो एमपी हैं झालावाड़ से दुष्यंत जी, वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। वो बीमार है, और ये क्योंकि कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि घर परिवार में कोई कोरोना पीड़ित है तो अपन सब जानते हैं कि परिवार के सदस्यों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। और ऐसे में चूंकि ये उपचुनाव था और वसुंधरा जी का पूरा आशीर्वाद था तीनों प्रत्याशियों के ऊपर, और उन्होंने आशीर्वाद तो था, लेकिन आप लोग ये बात मानने से इनकार कर देती ना बार बार कि उन्हें राजस्थान के लाल कृष्ण आडवाणी के तौर पर मार्गदर्शक बनाकर छोड़ दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सक्रिय भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं है। जमीन पर वो सक्रियता कहाँ नजर है? आप बताइए ना, आप बताइए। तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए, आप लोगों ने पूरी जोर आजमाइश की, तमाम ताकतें झोंकी, उनमें उनकी ये कोशिशें, उनका ये आशीर्वाद नजर नहीं आया। आप बताइए हमें कहाँ पर उनकी सक्रियता दिखी? इससे पहले के बाकी चुनाव पर भी हम नजर डालें तो उससे भी वो बिल्कुल नदारद रही। चलिए ठीक है, कोरोना का यहाँ पर आप लोग बहाना दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो थोड़ा परेशान है, चिंतित है, परिवार के जो भी चीजें उनकी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए क्योंकि बहुत एक्टिव वो रहती हैं, वहां भी किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करती हुई वो नहीं दिखाई दी। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पे तो किया ही उन्होंने, जितना करती हैं वो वैसा ही उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रचार किया ही है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे उनका प्रचार नहीं है, सोशल मीडिया पर तो उन्होंने प्रचार किया ही है। तो ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी की मुख्य भूमिका में है अभी, और हमेशा रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी में जो सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई व्यक्तिगत अकेला निर्णय नहीं होता, जैसे कांग्रेस में व्यक्तिगत अकेले निर्णय लिए जाते हैं, वैसा नहीं है। भाजपा में सामूहिक निर्णय लिए जाता है, और सामूहिक निर्णय में उनकी भूमिका भी रहती है, उनकी भूमिका भी होती है, ऐसा नहीं है। नहीं, कोर ग्रुप की 2-2 बैठक होती है, उसमें वो आती नहीं है। अलग अलग बार अलग अलग तरह के की वजहें गिना दी जाती हैं, तो कोर ग्रुप की बैठक में आती नहीं है। और आप लोग कह रही कि हर बैठक में जो है सामूहिक फैसला होता है, तो ये सामूहिक फैसला किसका है फिर? तो मैंने कहा ना, कोर ग्रुप की बैठक में वो आमंत्रित हैं। वो अनेकों बार आती हैं, और कभी कभी नहीं आती है तो कोई कारण होता है, उस वजह से नहीं आती, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं आती है। कोर ग्रुप की पिछली बार जब बैठक हुई थी, जयपुर में बैठक हुई थी, उसमें वो आई थी। 4-6 महीने पहले जो बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय मिनिस्टर्स भी सारे थे, उस केंद्रीय हमारे प्रभारी थे, उस मीटिंग में वो पधारी थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक हुई थी। तो ऐसा नहीं है, कोर ग्रुप की बैठक होती है, उस कोर ग्रुप की बैठक। लेकिन अनीता जी बीजेपी को माना जाता है कि एक ऐसी पार्टी है जो आंकड़ों को इस तरह से जादुई अंदाज में परोस देती है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे राज्य उदाहरण हैं जहां पर बीजेपी ने जादुई तरीके से जो है अपने आप को सत्ता में काबिज कर दिया है। लेकिन राजस्थान में प्रयास आप लोगों ने शुरू से की, गैप बहुत कम था, लेकिन आप लोगों के प्रयास फीके होते चले गए, कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती चली गई। तो आपको नहीं लगता कि राजस्थान में बीजेपी में वो अब जादू देखने को नहीं मिल पाता है? 2023 में देखिएगा बीजेपी का जादू राजस्थान में, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, हम साक्षी बनेंगे 2023 में। अब देखिएगा, तब पता पड़ेगा। अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई सरकार नहीं बन रही है। और जो अगर से पंचायती राज के चुनाव की हम बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, जबकि हमेशा से ही इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिसकी सत्ता रहती है पंचायत राज में उसी के शासन। ठीक है, पंचायती राज चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, और अब ये उपचुनाव के नतीजे हैं। आप इसे आईना मानती है भविष्य के लिए? और जिस तरह से कांग्रेस ने नगर पालिका स्थानीय निकाय के चुनाव में किया है, वो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मालूम है उन्होंने किस तरह से वार्डों का परिसीमांकन किया। जो उनके वार्ड थे, जहां उनके वोटर्स ज्यादा थे, उन वार्डों को छोटा किया ताकि ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आ सके। तो ये सारे खेल पहली बार कांग्रेस ने सिखाए हैं जनप्रतिनिधियों को और आने वाली सरकारों को। तो ये खेल आने वाली सरकारें भी करेंगे फिर। तो ये ठीक नहीं है, पर मैं इसको मानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इस तरह से सत्ता प्राप्त करने को सही सत्ता प्राप्त करना नहीं कहते हैं। ये
जो बहुसंख्यक समुदाय है, बहुसंख्यक वोटर है, बहुसंख्यक लोग हैं जो वोट देते हैं, जहाँ बहुमत मान्य रखता है, वहां पर आप इस तरह से गणित करके, टेक्निक अपना करके यदि जीत के आते हो तो वो जीत नहीं है। और हम सब जानते हैं नगर पालिका के चुनाव में क्या किया, अजमेर नगर निगम में किस तरह से कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से पूरा साफ कर दिया बीजेपी ने। कांग्रेस अपने टिकट नहीं दे पाई 7 वार्डों में, तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। राष्ट्रीय पार्टी 70 साल पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, वो 7 वार्डों में अपने टिकट नहीं दे पाई। ये देखिए आप किस तरह से किया उन्होंने। तो हम सब लोग जानते हैं, अच्छी परंपरा अनीता जी, सियासतदान वादे करते जाए, दावे करते जाए और उसके बाद उन एक एक वादों, एक एक दावों की जो तस्वीर है भविष्य के साथ वो स्पष्ट होती चली जाए। फिलहाल आपने वक्त दिया और बहुत साफगोई से अपनी बातों को हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं। राजसमंद की सीट पर आप लोगों को जो जीत मिली उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें कीमती वक्त भी दिया। चलिए, सुबोध जी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सुबोध जी, जिस प्रकार से तमाम बातों को आपने सुना, दोनों ही पक्षों की बातों को आपने सुना, कहीं ना कहीं सबके पास अपने अपने बहाने हैं जिन सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करें तो शुरुआती दौर से ही, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, एक नाम वसुंधरा राजे हमेशा से चुनाव से नादारद हो रही है। क्या ये माना जाए कि जो भी असर इन चुनाव पर देखने को मिला है बीजेपी पर जनता का, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो अंतःकलह फिलहाल चल रही है उनका असर फिलहाल चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, असर की बात करें तो निश्चित रूप से वसुंधरा मैम की निष्क्रियता का असर चुनाव पे है और ये लंबे समय से जगजाहिर है कि नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। ये दुनिया को पता है, इसमें कोई कहने की वो नहीं है, बात नहीं है। पर यह भी सच है कि पिछले 2 टर्म में वसुंधरा मैम के सीएम बनने के बाद राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, यही परंपरा चली आ रही है। वसुंधरा मैम चुनाव हारने के बाद 4 साल तक पर्दे से बिल्कुल गायब रहती है और आखिरी के सालों में वो धुआंधार वापस एंट्री होती है। और आज भी मेरे को ये कहने में कोई शंका नहीं है कि राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे जैसा करिश्माई चेहरा अभी तक भी भाजपा के पास नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा कि अगला जो चुनाव होगा 23 का, वो भी कोई एक तरफा या कोई भाजपा एकदम हार रही है, गड्ढे में जा रही है, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। मैडम की एंट्री वापस होगी, चुनाव वापस होंगे, रोचक होंगे। परिणाम मतलब क्या होगा ये आज कहना बहुत वो है। जितने चुनाव हुए हैं, पंचायती राज चुनाव से लेकर नगर पालिका, नगर निगम और अब ये उपचुनाव, इनके नतीजे देखने के बाद बीजेपी के जो बाकी नेता है या कई दूसरे गुट के जो नेता है ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि वसुंधरा इज बीजेपी और बीजेपी इज वसुंधरा। आज की तारीख में तो राजस्थान में यही है स्थिति। वसुंधरा के केडर का कोई भी लीडर राजस्थान के अंदर देखने या ढूंढने से नहीं मिल रहा जी। चलिए, तो एक सवाल ये भी बता दीजिए कि अब जो नतीजे आए हैं, चलिए चुनाव के पहले अपने अपने दावे थे, अपने अपने विश्लेषण थे, अब चूंकि नतीजे सामने आ गए, आप इसे भविष्य के आईने के तौर पर देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी झलक दिखेगी? रणनीतियाँ बदलेंगी पार्टियाँ अपनी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, उपचुनाव के नतीजे अलग, स्थानीय चुनाव के नतीजे अलग, विधानसभा की लड़ाई अलग होगी? विधानसभा चुनाव की लड़ाई अलग है। उपचुनाव के परिणाम जो थे वो कहीं से कहीं तक अप्रत्याशित नहीं थे। पहले से ही ये सब कुछ दोनों ही पार्टियों को पता था कि कांग्रेस वाली 2 जो सीटें हैं कांग्रेस के पास जाएगी, भाजपा वाली भाजपा के पास जाएगी। अभी विधानसभा चुनाव होने में 2.5 साल का समय है। कोरोना काल चल रहा है। इस महामारी के बीच अभी तक गहलोत सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक है, पर आगे अगले 2.5 सालों में सरकार के कामकाज की समीक्षा के आधार पर चुनाव में हार या जीत की बात तय होगी।
लेकिन सुबोध जी, जिस तरीके से ये छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये रखते हैं, और कहीं ना कहीं यही जो चुनाव होते हैं ये आगे की क्या कुछ तस्वीर होती है पार्टी की वो साफ करने में ये कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों से, क्या जो भी परिणाम फिलहाल निकल कर आ रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों से पार्टी को एक सबक लेना चाहिए? और जिस तरीके का बीजेपी का फिलहाल अगर स्पेशल तौर पर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो भी प्रोसेस यहाँ पर आए, जो भी परिणाम यहाँ पर आए, क्या उनको इन सब परिणामों से सीख लेनी चाहिए आगे आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, ये जितने भी निकाय चुनाव है या उपचुनाव के जो है परिणाम, बीजेपी की हार या बीजेपी का वोट प्रतिशत का गिरना पार्टी के लिए चिंता की बात है जी। और अभी गहलोत जी के सत्ता में आने के बाद भी 2.5 साल के अंदर बीजेपी कोई इतना बड़ा आंदोलन अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ी नहीं कर पाई है। कहने का ये है कि विपक्ष की जो भूमिका में भाजपा को होना चाहिए था वो भी उस काम से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो सुबोध जी, वाकई आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं और अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। तो प्रदेश की जनता भी अब मुझे लगता है कि तस्वीरें साफ होने के बाद अपने अपने लिहाज से आगे भविष्य के लिए आकलन जो है करेंगी।